हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। कोविड मरीजों की संख्या फिर बढ़ रही है। कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों और मुंह को साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर और सोनारपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर टीएमसी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 मई को जो नतीजे आएंगे उसकी झलक 2 दिन पहले नंदीग्राम में देखने को मिली थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता को कोई भ्रम नहीं है। लोगों ने पहले 2 चरण के चुनाव से ही बीजेपी के प्रचंड बहुमत का रास्ता तय कर दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग हमेशा अपनी परीक्षा में पास हुए हैं। फेल वो लोग हुए हैं जिन्होंने बंगाल के लोगों की अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। फेल वो लोग हुए हैं जिन्होंने बंगाल का विकास नहीं किया, बंगाल को बरसों पीछे धकेल दिया। इसलिए आज बंगाल के लोगों ने एक बार फिर परिवर्तन की कमान संभाल ली है। चुनाव के मैदान में कोई कभी ईवीएम को गाली दे, कभी चुनाव आयोग को गाली दे, तो समझो उसका खेला शेष है। उसका खेला शेष है। दीदी, निर्वाचन खेला नय, গণতন্ত্র খেলা নয়। গণতন্ত্র হলো মানুষের সেবার পথ। গণতন্ত্র হলো মানুষের উন্নতির পথ। पश्चिम बंगाल के सियासी रण को जीतने के लिए तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पूरा जोर लगा रही हैं। उन्होंने आज दक्षिण 24 परगना के रैदिघी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए और बीजेपी की नीतियों की जमकर आलोचना की। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आते ही एनआरसी और सीएए लागू करेगी और लोगों को यहां से जाने के लिए मजबूर करेगी। उन्होंने बीजेपी पर केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करके लोगों को डराने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर वोटों के ध्रुवीकरण करने का भी आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन था। यहां 5वें चरण में 45 सीटों पर 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वहीं छठे चरण के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था।
छठे चरण में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को मतदान होना है। इसके अलावा 7वें और 8वें चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। 7वें और 8वें चरण के लिए 7 अप्रैल तक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 7वें चरण में 36 सीटों पर 26 अप्रैल और 8वें चरण में 35 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों से हिंसा का रास्ता छोड़ने और आत्मनिर्भर असम के निर्माण में योगदान की अपील की है। असम में तामुलपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार राज्य में स्थायी शांति कायम करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि असम में कांग्रेस शासन के दौरान हिंसा का बोलबाला रहा। उन्होंने कहा कि सरकार असम समझौते को लागू करने के लिए काम कर रही है। साथ ही कहा कि राज्य के लोग विकास, स्थिरता, शांति और भाईचारा चाहते हैं और वो अब हिंसा और अस्थिरता को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार समाज के सभी वर्गों के लोगों के चहुमुखी विकास के लिए वचनबद्ध है। अगर हम समाज में भेदभाव करके, समाज के टुकड़े करके अपनी वोट बैंक के लिए एक टुकड़े के लिए कुछ फेंक दें, कुछ दे दें, तो दुर्भाग्य देखिए उसको देश में सेक्युलरिज्म कहा जाता है। लेकिन अगर सबके लिए काम करे, जो भी इसके हकदार है, कोई भेदभाव बिना, कोई टिकड़े किए बिना अगर सबको देते हैं तो फिर कहते हैं ये कम्युनल है। भाइयों बहनों, हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म के जो ये खेल चले हैं ना, इसी खेल ने देश का बहुत नुकसान किया है। चुनाव आयोग ने असम के मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा के चुनाव प्रचार पर रोक की अवधि को 48 घंटे से घटाकर 24 घंटे कर दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से चुनाव आचार संहिता के पालन का आश्वासन देने के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें यह राहत दी है। उन्हें 4 अप्रैल तक चुनाव प्रचार से रोक दिया गया था। हेमंत बिस्वा शर्मा पर यह प्रतिबंध बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेता अगरमा मोहिलरी पर की गई विवादित टिप्पणी के चलते लगाया गया। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होना है। सभी दलों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज तमिलनाडु में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने तमिलनाडु में रोड शो के साथ चुनावी जनसभा की। सबसे पहले अमित शाह चेन्नई के थाउजेंड लाइट सीट से बीजेपी की उम्मीदवार खुशबू सुंदर के समर्थन में रोड शो में शामिल हुए। इसके बाद बीजेपी नेता अमित शाह ने तिरुनेलवेली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का विकास ही एनडीए का एजेंडा है। वहीं कांग्रेस और डीएमके के एजेंडे में राज्य और जनता का विकास शामिल नहीं है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके सिर्फ खुद के लोगों के बारे में सोचती है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का विकास तभी संभव है जब हम वंशवादी और भ्रष्ट डीएमके कांग्रेस को हराएंगे। मोदी जी को तमिलनाडु के किसान की चिंता है, बेरोजगार युवा की चिंता है, तमिलनाडु के मछुआरे की चिंता है और स्टालिन साहब को अपने बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाने की चिंता है। तमिलनाडु की जनता ने तय करना है कि जो तमिलनाडु की जनता की चिंता करते हैं उनके साथ जाना है या जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाते हैं उनके साथ जाना है। जी और पलानीस्वामी जी के लिए तमिलनाडु का जल कल्याण सर्वस्व है और स्टालिन जी के लिए उदय कल्याण सर्वस्व है। वहीं तमिलनाडु के कराईकुड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली करके डीएमके और कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस एंड डीएमके both are considered to be corrupt parties. We should not forget that Congress and DMK both are synonyms of corruption. Wherever Congress will be there, wherever DMK will be there, corruption will be there. वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज कोझिकोड में एक रैली को संबोधित किया।
इस मौके पर उनके निशाने पर राज्य की एलडीएफ सरकार पर निशाना उन्होंने साधा और उन्होंने दावा किया कि यूडीएफ ही राज्य सरकार की समस्याओं का समाधान कर सकती है। The Congress party and the UDF have come with a concrete proposal to our problem. They are saying they're going to wipe out poverty, they're going to start the economic engine, and they're going to give us jobs. We feel that these are the three biggest problems facing Kerala. Can you please tell us how you are proposing to solve these three problems? Congress has given, UDF has given a clear proposal. You tell us your proposal. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक है और वर्तमान में देश की अक्षय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावाट है। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बिजनेस कॉन्क्लेव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अब तक हुए कार्बन उत्सर्जन में उसका योगदान केवल 3% है, जहां अमेरिका और यूरोप का योगदान 30% और चीन का करीब 20% है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए कई फैसले लिए हैं। उन्होंने सोलर एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करने की बात भी कही। पिछले 6 साल में 2 अरब सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों में बदला है। इस पहल से न केवल कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे ऊर्जा की भी बचत होगी। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि कुछ के घायल होने की खबर है। तरेम क्षेत्र में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, डीआरजी और एसटीएफ के जवानों को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था। दल जब क्षेत्र में था तब नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। और अब कोविड अपडेट। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों ने कोविड-19 के नए मामलों में यहां तेजी आई है। 8 राज्यों से 81% से अधिक नए मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन स्थापित करने के लिए कहा है। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वो कोविड नमूनों की जांच तेज करें, जिससे संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5% या उससे नीचे ही बनी रहे। कोविड-19 के मामलों में तेजी आने से देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर कम होकर 93.36% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को कुल 89,129 से ज्यादा नए सक्रिय मामले सामने आए, जबकि 44,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,15,69,000 हो गई है। इस समय देश में 6,58,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमित लोगों की संख्या का 5.32% है। देश के 8 राज्यों में 81.42% नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में प्रतिदिन दर्ज किए जाने वाले नए मामलों की संख्या सबसे अधिक 47,913 है। इसके बाद कर्नाटक में 4,991 और छत्तीसगढ़ में 4,174 नए मामले। ओडिशा सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 5 अप्रैल से 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू किए जाने का निर्देश जारी किया है। इसमें सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़, बोलांगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, कोरापुट और मलकानगिरी शामिल हैं। वहीं देश में अब तक 11,53,614 सत्रों के जरिए 7,30,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड टीकाकरण अभियान के 77वें दिन 30,93,000 से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई, जिसमें 35,624 सत्रों में 28,87,779 लाभार्थियों को पहली खुराक के लिए टीका लगाया गया, जबकि 2,06,016 लाभार्थियों को दूसरी खुराक के लिए टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 45 वर्ष से अधिक आयु के 4,45,77,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 6,83,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक लग चुकी है।
रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 89,32,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली और 52,96,000 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है, जबकि 95,71,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 3,500 कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,567 नए कोरोना मामले सामने आए। वहीं बीते एक दिन में 2,904 लोग कोविड-19 के वायरस को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हुई। इस समय राजधानी दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या 12,647 हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों से अपील की है कि वो किसी तरह की ढिलाई ना बरतें। ईस्टर की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि ईस्टर के पावन अवसर पर मैं भारत और विदेश में रह रहे सभी देशवासियों को, विशेष रूप से ईसाई समुदाय के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान ईसा मसीह के पुनर्जीवन दिवस के प्रतीक ईस्टर के पावन अवसर पर मैं अपने सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मानवता के उद्धारक के रूप में परम पूजनीय ईसा मसीह ने प्रेम, शांति, करुणा और क्षमा के माध्यम से मानवता की मुक्ति के पथ को आलोकित किया। आइए हम सभी मनुष्यों के प्रति दयालु बनकर ईस्टर के पर्व को मनाएं। मैं कामना करता हूं कि ये त्योहार हमारे जीवन में स्वास्थ्य, शांति और समरसता लेकर आए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर बढ़ रही है। संसद टीवी आपसे अपील करता है कि आप कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करते रहें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी जरूरी है, सुरक्षित दूरी बनाकर रखें और हाथ और मुंह को साफ रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।